कहानी का दूसरा भाग समझने के लिए पहला भाग जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आद्विक अपना बाकी का सारा काम निपटाकर घर लौट आया। घर पर काव्या ने पूरी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि अगले दिन वो दोनों शिमला के लिए निकलने वाले थे। आद्विक और काव्या आज काफी खुश थे, क्योंकि शादी के बाद वो दोनों एक साथ पहली बार कहीं घूमने जा रहे थे। दोनों मन में अनेक उत्साह लिए पंचगिरी के लिए निकल पड़े। इस तरफ नेगी ऑफिस में कुछ फाइल्स ढूंढने में व्यस्त था। एक एक फाइल्स को बारीकी से चेक करते हुए उसने टेबल पर फाइल्स का पूरा ढेर लगा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन फाइल्स में कोई बहुत ही जरूरी जानकारी ढूंढ रहा हो। नेगी फाइल ढूंढने की गति तेज करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को उसकी मौजूदगी का पता चले। और आखिर में उसे वो फाइल मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। वो फाइल देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो एक केस फाइल थी, जिसमें गैर कानूनी शिकार करने वाले कुछ शिकारियों की जानकारी थी। वो जल्दी से उस फाइल को अपनी वर्दी में छुपाकर निकल ही रहा था कि तभी वहां खान आ जाता है और उससे पूछता है, तुम रिकॉर्ड रूम में क्या कर रहे हो नेगी, क्या चल रहा है? खान को देखकर नेगी थोड़ा सकपका जाता है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन वो अपने चेहरे पर डर को जाहिर नहीं होने देता। नेगी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, कुछ नहीं सर, मैं बस एक पुराने केस की फाइल चेक कर रहा था, बस मेरे रेफरेंस के लिए। खान ने कुछ नहीं कहा, बस नेगी को एक नजर देखकर वहां से चला गया और नेगी ने राहत की सांस ली। नेगी फिर अपने खबरी को फोन लगाकर उससे कहता है, हेलो चंदू, मेरी बात ध्यान से सुन। पिछले साल जब मैंने कुछ लोगों को गैर कानूनी शिकार करने के लिए अरेस्ट किया था, पता लगा वो लोग आजकल कहाँ हैं। मुझे किसी भी हालत में वो 24 तारीख से पहले मिलने चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे। इतना कहकर नेगी फोन काट देता है। इस तरफ काव्या और आद्विक फाइनली शिमला पहुंच गए थे। उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने रिजॉर्ट से गाड़ी आई थी। उसमें बैठकर वो रिजॉर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे रास्ते में कुदरत की खूबसूरती उन दोनों को लुभा रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पर जमी बर्फ, पहाड़ों के बीच से बहती नदी, घने जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे, ऐसे लुभावने दृश्य देख दोनों ही मंत्रमुग्ध हो चुके थे। गाड़ी पहाड़ी इलाके के घाट से गुजर रही थी और रिजॉर्ट का मैनेजर पूरी उन्हें पंचगिरी के बारे में जानकारी दे रहा था। काव्या पूछती है, इस जगह का नाम पंचगिरी कैसे पड़ा? इसके बारे में कुछ बताइए। पूरी बताता है, दरअसल मैडम, गिरी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, और पंच मतलब 5। हमारा ये पंचगिरी 5 पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, इसलिए इस हिल स्टेशन का नाम पंचगिरी पड़ा। पूरी उन्हें पंचगिरी के बारे में और भी कई रोचक जानकारी दे रहा था। बातें करते करते रिजॉर्ट आ जाता है। रिजॉर्ट बड़ा शानदार लग रहा था। वहां पर उन दोनों का स्वागत करने के लिए नीलम और उसका पति अनुराग दोनों खड़े हुए थे। अनुराग और नीलम दोनों का स्वागत करते हैं और रिजॉर्ट के सबसे महंगे रूम में उनके ठहरने का इंतजाम करते हैं। अनुराग कहता है, आद्विक और काव्या, परसों आपकी शादी की सालगिरह और हमारे रिजॉर्ट की ओपनिंग है। हम दोनों फंक्शंस को बड़े ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, सफर में थक गए होंगे। बाद में हम आपको पूरा रिजॉर्ट दिखाएंगे। शाम को 4 बजे रिजॉर्ट घूमने के बाद सभी रिजॉर्ट के दूसरे हिस्से में चाय पीने बैठे हुए थे। रिजॉर्ट के पीछे एक झील थी और उसके बाद घना जंगल दिखाई दे रहा था। आद्विक कहता है, अनुराग, आपका ये रिजॉर्ट तो काफी शानदार है, लेकिन रिजॉर्ट के इस हिस्से में तो बहुत ही घना जंगल है और यहाँ पर तो काफी जंगली जानवर होंगे, तो क्या इससे रिजॉर्ट के गेस्ट को खतरा नहीं? अनुराग उसका डाउट क्लियर करते हुए कहता है, हाँ ये बात सच है। इससे पहले यहाँ पर भी काफी घना जंगल था, लेकिन हमने रिजॉर्ट बनाने के लिए उसे कटवा दिया। और रही बात जानवरों की, तो उनसे बचाने के लिए यहाँ पर हमने ऊंची फेंसिंग लगवाई है, ताकि कोई जानवर किसी गेस्ट को परेशान न करे। जंगल काटने की बात काव्या को कुछ पसंद नहीं आई। काव्या थोड़ी नाराज होते हुए कहती है, आपने रिजॉर्ट बनाने के लिए जंगल काटे, ये ठीक बात नहीं है। जंगल जंगली जानवरों का घर है। हम लोग अपने फायदे के लिए जंगल काटते हैं, इसीलिए जंगल काफी कम बचे हैं, तभी तो जंगली जानवर शहरों की तरफ चले आते हैं।
अनुराग हंसते हुए कहता है, अरे काव्या जी, ये तो हमने बिजनेस बढ़ाने के लिए किया है। अब यहाँ रिजॉर्ट बनेगा तो लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की तरक्की होगी, और ये जानवर तो चिड़ियाघर में ही अच्छे लगते हैं। अनुराग की गैर जिम्मेदाराना बातों से ऐसा लग रहा था कि वो एक मनी माइंडेड आदमी है और उसे किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस अपने व्यापार और पैसों से मतलब है। नीलम चुपचाप बैठी थी, वो इस पर कुछ नहीं बोलती। शायद उस पर पति का दबाव है। अनुराग की ये बात काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन वो माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। इससे पहले माहौल कुछ तनावपूर्ण हो, उससे पहले आद्विक माहौल को हल्का करते हुए सबका ध्यान दूसरे टॉपिक पर ले जाते हुए बोलता है, वैसे अनुराग, हमारी शादी की सालगिरह की तैयारी तो ठीक से की है ना आपने? मैं चाहता हूँ कि कोई कमी ना रहे। अनुराग भरोसा दिलाते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, रिजॉर्ट के अगले हिस्से में बने हुए लोन में मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। काव्या परेशानी जताते हुए कहती है, लेकिन वो हिस्सा तो जंगल के काफी नजदीक है, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? काव्या की बात बीच में ही काटते हुए अनुराग कहता है, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हमने वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। वो रात काफी शानदार और यादगार होगी, आप बस फंक्शन एंजॉय कीजिए। 2 दिन बाद काव्या और आद्विक की पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी। काव्या के मन में रात में होने वाले फंक्शन को लेकर थोड़ी बहुत आशंका थी, लेकिन अनुराग और नीलम ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। करते करते 24 दिसंबर का वो दिन आ गया। आज पूर्णिमा थी और नेगी शिकारियों के साथ तैयार था। उन्होंने बड़ी बंदूकों से लेकर सभी छोटी मोटी चीजों का इंतजाम किया था। सारी प्लानिंग इतनी खुफिया तरीके से की गई थी कि इस बात की खान को जरा भी खबर नहीं थी। इस तरफ भीमा अपने घर में रात की तैयारी में जुटा हुआ था। उसने चांदी की गोलियों से भरी हुई एक पिस्तौल और कुछ चांदी की गोलियां अपने पास रखी थी। तभी उसकी पत्नी कालिंदी उसके पास आकर कहती है, सुनिए, आपको पता है ना कि जंगल में पूनम की रात को काफी खतरा होता है, फिर भी आज आप वहां जा रहे हैं। भीमा अपनी पिस्तौल रखते हुए कहता है, उसी खतरे को हमेशा के लिए मिटाने जा रहा हूँ। कालिंदी दुखी होकर कहती है, मैं अपने भाई को तो खो चुकी हूँ, अब अपने सुहाग को नहीं खोना चाहती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप वहां नहीं जाएंगे। भीमा अपनी पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा कालिंदी, ये देखो मेरे पास ये चांदी की गोलियां हैं। आज मैं उस जानवर का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और मैं अकेला नहीं हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर नेगी और दूसरे शिकारी भी मेरे साथ हैं। तुम देखना कालिंदी, आज उस दैत्य को हम कैसे यमलोक पहुंचाते हैं। इतना कहकर भीमा वहां से जाने लगता है। कालिंदी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पर तब तक भीमा वहां से चला जाता है। रात के 9 बज रहे थे। नेगी अपने साथ उन 4 शिकारियों को लेकर आया था। उसकी जीप भीमा के घर के बाहर आकर रुकती है। भीमा जीप में बैठता है और जीप जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। जंगल के घने हिस्से में जहां पर ये वारदातें हुई थी, वहां पर शिकारी अपना जाल बिछाते हैं। वो लोग एक पेड़ की टहनी पर कुछ मांस के टुकड़े लटकाकर नीचे एक 6 फीट का गड्ढा खोदते हैं, ताकि मांस के चक्कर में वो जानवर नीचे गड्ढे में गिर जाए और फिर जाल में फंसाकर वे लोग उसे मार गिराएं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। कुछ पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे तो कुछ पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठे निशाना साधे हुए थे। उन्हें ऐसे इंतजार करते हुए अब 1-1.5 घंटा बीत चुका था कि तभी दूर कहीं से उन्हें भेड़िए का आक्रोश शवर यानी वुल्फ हाउलिंग सुनाई देती है। सभी तैयार रहना, वो आ रहा है। नेगी सबको सतर्क करता है। भीमा समेत सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो गए। वो भेड़िया मानव तेज गति से दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और सूंघने लगता है। उसे मांस की बू आ रही थी। सामने एक पेड़ की टहनी पर उसे मांस लटकता हुआ दिखता है। जैसे ही वो मांस खाने के लिए लपकता है, उस भेड़िए पर नायलॉन का एक मजबूत जाल गिरता है। तभी 2 शिकारी उस जाल को खींचकर उसे मजबूती से पकड़ते हैं। वो भेड़िया मानव जाल में फंस चुका था और गुर्राकर छूटने के लिए हाथ पैर मारकर आक्रोश कर रहा था। पहली बार उन लोगों ने ऐसे 2 पैरों पर चलने वाले अद्भुत क्रिएचर को देखा था। नेगी सबको ओपन फायर की अनुमति देता है तो सभी उस पर गोलियां चलाते हैं। भीमा भी उस पर वो चांदी की गोली चलाता है, लेकिन जाल में होने के कारण वो जानवर झटपटा रहा था।
इसलिए जाल भी हिलडुल रहा था। इसी वजह से उसका निशाना ठीक से नहीं लग रहा था, जिस वजह से एक गोली गलती से जाल की रस्सी को छूकर निकल जाती है, जिससे जाल की रस्सी कमजोर हो गई थी। जाल टूटकर वो भेड़िया मानव उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अचानक सब कुछ असामान्य तरीके से शांत हो गया। नेगी सबको सावधानी से गड्ढे के पास चलने का इशारा करता है। नेगी और भीमा समेत सभी लोग उस गड्ढे के नजदीक पहुंचते हैं। वो सभी गड्ढे की तरफ बंदूक तानकर निशाना साधे हुए खड़े थे। शिकारियों ने मान लिया था कि शायद वो आदमखोर भेड़िया मर चुका होगा, लेकिन भीमा को महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए वो बड़ी ही सावधानी से उस गड्ढे की तरफ बंदूक ताने खड़ा था। उन 4 शिकारियों में से एक शिकारी उस गड्ढे के कुछ ज्यादा ही नजदीक खड़ा था। वो नीचे देखने आगे बढ़ा और नीचे झुककर देखने के चक्कर में उस शिकारी का पैर फिसलकर वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में धड़ाधड़ गोलियां चलने की आवाजें, बंदूक से निकलती चिंगारियां और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ऊपर खड़े सभी लोग हैरान थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गया। सभी लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। तभी गड्ढे के बाहर उस शिकारी का खून से सना और कटा हुआ हाथ बाहर उछलकर आते हुए ठीक भीमा के पैर के नजदीक गिरा, जिसे देखकर भीमा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जानवर तेजी से गड्ढे के बाहर छलांग लगाता है और देखते ही देखते वहां खड़े बाकी के 2 शिकारियों को एक ही झटके में निपटा देता है। ये दृश्य देखकर भीमा, नेगी और वो 2 बचे हुए शिकारी, इन सभी की हिम्मत भी टूट जाती है। वे सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस तरफ रिजोर्ट के लॉन में रिजोर्ट की ओपनिंग की और काव्या और आद्विक की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी चल रही थी। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। काव्या और आद्विक खुश थे। दोनों धीमी गति से बजते संगीत पर डांस कर रहे थे। तो उधर जंगल में मौत का तांडव हो रहा था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। भागते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो लोग बस भागते जा रहे थे, जिस वजह से वो एक दूसरे से अलग हो चुके थे। एक तरफ भीमा और नेगी थे, तो वो बचे हुए 2 शिकारी भागते हुए किसी और ही दिशा में चले गए थे। भागते भागते ठोकर लगने से एक शिकारी नीचे गिर जाता है। उसने मदद के लिए अपने साथी को आवाज लगाई, लेकिन उसका साथी शिकारी उसे वहीं छोड़कर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गया। पहला शिकारी खुद को जैसे तैसे संभालते हुए और रेंगते हुए एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है कि तभी वो भेड़िया उस पर झपटते हुए उसका खेल खत्म कर देता है। इस तरफ भीमा और नेगी दोनों एक जगह रुककर सांस ले रहे थे। भागते भागते उनकी सांसें फूल चुकी थी। तभी दूर कहीं से उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसके तुरंत बाद उन्हें एक चीख सुनाई देती है। इसका मतलब था कि वो आखिरी बचा हुआ शिकारी भी मारा गया। शिकारी खुद शिकार बनते जा रहे थे। तभी दूर जंगल इलाके से भेड़िए के भयानक रुदन का मनहूस स्वर सुनाई देता है। भीमा और नेगी ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो वो एक दूसरे से कहना चाहते हो कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है। दोनों की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। बिना वक्त गवाए नेगी और भीमा जंगल से भागते हुए बाहर आ जाते हैं और वो भेड़िया मानव भी उनके पीछे आता है। इस तरफ पार्टी में 2 वेटर आपस में बातें कर रहे थे। भाई, आज पूर्णिमा की रात है और ये लोग इतनी जगमगाहट भरी लाइटें जलाकर मजे ले रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं। ये सब उस जानवर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी है। मुझे तो डर लग रहा है। दूसरा वेटर कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर नौकरी का सवाल ना होता तो मैं आज यहाँ आता ही नहीं। ये लोग बाहर से यहाँ आकर जंगल की शांति भंग कर देते हैं और इन सब का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी जंगल की तरफ से उन्हें 2 शख्स अपनी ओर भागकर आते हुए दिखाई देते हैं। पहला वेटर कहता है, भाई वो देख, 2 लोग भागकर इधर ही आ रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो दोनों कुछ समझ पाते। इतने में उन्हें वो दैत्यानुमा जानवर दिखाई देता है, जिसे देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दोनों वेटर चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। उन्हें ऐसे भागता देखकर पार्टी में आए हुए सभी लोग भी सकपका जाते हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं। नेगी और भीमा भी जैसे तैसे उस बड़े से तारों वाले फेशिंग को पार कर भागते हुए पार्टी में घुस जाते हैं।
वो कहते हैं ना, जब जान पर बन आई हो तो आदमी बड़े से बड़ा पहाड़ भी चढ़ जाता है। उनके पीछे पीछे वो भेड़िया भी ऊंचे तारों वाली फेंसिंग को फांद कर पार्टी में घुस जाता है। लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया था। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड उस पर धनाधन गोलियां बरसाने लगते हैं। वो गोलियां उसे जख्मी तो करती हैं, पर वो देखते रुकता नहीं। वो भेड़िया मानव उन सिक्योरिटी गार्ड में से कुछ के ऊपर छलांग लगाकर अपने बड़े जबड़े और नुकीले दांतों से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। पार्टी में आए हुए सभी लोग ये दृश्य देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। भेड़िया अपनी जान बचाकर भाग रही एक महिला पर पीछे से हमला करता है और अपने तेज नाखूनों से उसकी पीठ पर वार करता है। वो महिला जख्मी होकर नीचे गिरती है और भेड़िया उसके ऊपर चढ़कर जोर से गुर्राता है। भेड़िया मानव 1 मिनट में उस महिला को अपना शिकार बनाकर उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर एक गार्ड उस पर गोली चलाता है, मगर वो शापित भेड़िया इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। वो भेड़िया उस गार्ड की तरफ गुस्से से बढ़ता है। गार्ड डर के मारे उस भेड़िए पर लगातार गोलियां बरसाए जा रहा था, पर भेड़िया मानव बिना रुके उसके पास पहुंचकर उस गार्ड की छाती के आर पार अपना हाथ घुसा देता है और गार्ड भी मारा जाता है। भीमा और नेगी उस भेड़िए से बच रहे थे। नेगी एक टेबल के पीछे छुपा हुआ था। वो हिम्मत करके उस जानवर पर निशाना साधते हुए गोली चलाता है। गोली सीधे उसके हाथ में जाकर लगती है। भेड़िया मानव गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है और उस पर अपने पेने नाखूनों से वार करते हुए उसकी छाती फाड़ देता है। नेगी बुरी तरह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। भीमा एक जगह छुपकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन डर के मारे उसका हाथ कांप रहा था, इसलिए गोली उसकी पीठ को चाटती हुई निकल जाती है। चूंकि वो गोली चांदी की थी, इसलिए पहली बार उस दानव को गहरी चोट पहुंचती है। वो आक्रोश भरे स्वर में हाउलिंग करता है और भीमा की तरफ लपकता है। अपनी मौत को सामने देख भीमा के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर जाती है। खौफ उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। भेड़िया अपने पेने नाखूनों से उसका पेट फाड़ देता है। भीमा मारा जा चुका था। ये देख नेगी की भी हिम्मत टूट जाती है। इस तरफ खान को इस बात की खबर मिल चुकी थी कि रिजॉर्ट में किसी जंगली जानवर का हमला हुआ है। वो तुरंत बाकी के अफसरों को लेकर रिजॉर्ट की तरफ निकलता है। भेड़िया एक एक करके पार्टी में आए हुए मेहमानों पर हमला कर रहा था। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। काव्या और आद्विक दोनों उससे बचकर भाग ही रहे थे कि तभी काव्या ठेस लगने से नीचे गिर जाती है। उस दैत्यनुमा जानवर की नजर काव्या पर पड़ती है और वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। वो भेड़िया काव्या को अपना शिकार बनाता। उससे पहले आद्विक काव्या को उठाकर बाजू में धकेल देता है और काव्या पर होने वाला हमला खुद झेल लेता है। भेड़िए ने आद्विक के बाएं कंधे को बुरी तरह से नोच डाला था। वो आद्विक के कंधे को अपने बड़े से जबड़े में दबोचकर खींचकर ले जा रहा था। काव्या चीखती हुई अपने पति को बचाने उसकी तरफ बढ़ती है। वो भेड़िया मानव आद्विक का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी नेगी अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर वो पिस्तौल उठाता है जिसमें चांदी की गोलियां थी और निशाना साधकर उस भेड़िए पर चला देता है। धाएं धाएं करते हुए एक के बाद एक लगातार 4 गोलियां नेगी उस भेड़िए मानव के सीने में उतार देता है और अगले ही पल अपना दम तोड़ देता है। वो भेड़िया मानव आसमान की ओर देखकर लंबे स्वर में भयानक हाउलिंग करता है और तड़पते हुए वो भी अपना दम तोड़ देता है। रिजॉर्ट में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हर तरफ लाशें और खून ही खून था। इधर आद्विक बुरी तरह से घायल था। उसके बाएं कंधे से खून पानी की तरह बह रहा था। अपने पति की ऐसी हालत देख काव्या पूरी तरह से हिल गई। वो जल्दी से आद्विक के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से आद्विक बेहोशी की हालत में था। काव्या मदद के लिए पुकार रही थी। तभी खान अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और वहां का नजारा देख वो भी दंग रह जाता है। परिस्थिति की गंभीरता समझते हुए खान तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आ जाती है और बाकी के घायलों समेत आद्विक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस में काव्या आद्विक का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा आद्विक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर आद्विक को तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। करीब 2 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता है। काव्या बाहर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तब काव्या उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब कैसे हैं मेरे पति, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर कहते हैं फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनका बहुत खून बह चुका है, इसलिए उन्हें अगले 12 घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। अगले 12 घंटे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्या पूछती है, क्या मैं उन्हें एक बार देख सकती हूँ? डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाइएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। काव्या आद्विक के कमरे में पहुंचती है। कमरे के अंदर पहुंचकर वो देखती है कि आद्विक हॉस्पिटल के बेड पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जो आद्विक शादी की सालगिरह शानदार तरीके से मनाना चाहता था, वो आद्विक आज हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए मौत से जूझ रहा था। काव्या की आंखों में आंसू थे। आद्विक को इस हाल में देखकर काव्या तिल तिल मर रही थी। सुबह हो चुकी थी और अब तक पूरे टाउन में कल रात हुए हादसे की जानकारी फैल गई थी। सभी मीडिया वाले घटना स्थल से हादसे की न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे थे। जंगल में रिजॉर्ट के अवैध निर्माण के चलते हुई मौतों के कारण अनुराग को संबंधित प्रशासन ने नोटिस भेजा था। वो कई मासूमों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। साथ में वो लोग भी जिन्होंने पैसे लेकर इस तरह नियमों को ताक पर रखकर रिजॉर्ट बनाने के लिए अनुराग को मंजूरी दी थी। लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था और न्यूज चैनल्स की रिपोर्टिंग आग में तेल डालने का काम कर रही थी। वहीं मुंबई में डॉक्टर प्रधान ने टीवी पर यह न्यूज देख ली थी, जिसे देखकर उन्होंने आद्विक और काव्या को फोन लगाया, लेकिन उन दोनों का फोन ना लगने से उनकी चिंता बढ़ रही थी, इसलिए वो पंचगिरी आने के लिए निकल चुके थे। इस तरफ खान घटना स्थल पर मुआयना करते हुए अपने सहकर्मियों को कुछ सूचनाएं दे रहा था। तभी उसका एक सहकर्मी ऑफिसर उसके पास आया, जिसे देखकर खान पूछता है, यस विनोद, कुछ पता चला? फॉरेस्ट रेंजर विनोद जानकारी देते हुए कहता है, हाँ सर, जंगल के अंदर 4 लाशें मिली हैं, उनकी पहचान हो गई है। ये लोग गैर कानूनी तरीके से शिकार करने वाले अपराधी थे। जंगल में 4 लाशें और यहाँ रिजॉर्ट में 13 यानी कुल 17 लोग मारे गए। बाकी 12 लोगों में ऑफिसर नेगी, टूरिस्ट गाइड भीमा, रिजॉर्ट के गेस्ट और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पर एक आदमी की लाश की पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। खान पूछता है, कौन है वो रेंजर हैरानी भरी निगाहों से लाश की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं सर, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। खान कुछ खोए हुए अंदाज में अपने मन में सोचता है, बड़े ताज्जुब की बात है, कौन हो सकता है ये आदमी? और उससे भी बड़ी बात कि एक रात में किसी आदमखोर जंगली जानवर ने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैंने आज तक के अपने काम के दौरान ऐसा कभी नहीं देखा। आदमखोर जंगली जानवर इस तरह से पेश तो नहीं आते। खान आगे पूछता है, क्या कोई बचा है? विनोद बताता है, जी सर, जिन घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया था उनमें से आद्विक मित्तल नाम का एक आदमी सीरियस कंडीशन में है। इस हमले में बचने वाला बस वही इकलौता है। खान कहता है, ठीक है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। खान अपने बाकी के ऑफिसर्स को उस जगह की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने का ऑर्डर देता है और सहकर्मी ऑफिसर विनोद को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर खान वहां के सीनियर डॉक्टर बंसल से मिलता है। उनसे मिलकर घायलों और मारे गए लोगों के बारे में खान डॉक्टर बंसल से पूछताछ करता है। रिजॉर्ट से जिन 4 घायल लोगों को हॉस्पिटल लाया गया था, उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर बंसल खान और विनोद को मोर्चरी रूम लेकर जाते हैं। वहां रिजॉर्ट में हुए उस जानवर के हमले में मारे गए लोगों की लाशें रखी हुई थी। ज्यादातर लाशें काफी बुरी हालत में थी, जिन्हें देखकर खान और विनोद दोनों भी काफी दंग रह गए थे। डॉक्टर बंसल हैरानी जताते हुए कहते हैं, मेरे 30 साल के डॉक्टरी पेशे के कैरियर में मैंने इतनी भयानक स्थिति कभी नहीं देखी। खान पूछता है, डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि ये किस जानवर का काम हो सकता है? डॉक्टर बंसल खान को लाशों के जख्म दिखाते हुए कहते हैं, ये किस जानवर का काम है ये बताना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो जंगली जानवरों के हमले से होने वाले जख्म इतने ज्यादा गहरे नहीं होते, लेकिन इन जख्मों को देखिए, ये सामान्य से कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। इतने गहरे घाव मैंने आज तक नहीं देखे। इतना तो तय है कि ये जरूर कोई आदमखोर जानवर है। बंसल की बातें सुनकर खान बड़ी हैरत में पड़ गया था। वो मन में सोचने लगा, जहां तक मैं जानता हूं कोई सामान्य जानवर इस तरह से पेश नहीं आता, तो फिर ये कौन सा जानवर है जो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है?
कहीं ये नेगी सच तो नहीं कह रहा था? खान के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। इस वक्त तक डॉक्टर प्रधान हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आद्विक के बारे में हॉस्पिटल के काउंटर से जानकारी लेकर डॉक्टर प्रधान आद्विक के कमरे में आते हैं। वहीं पास ही में काव्या बैठी हुई थी। डॉक्टर प्रधान उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसे पुकारते हैं, काव्या बेटी। उन्हें देख काव्या भावुक होकर रोने लगती है। डॉक्टर प्रधान उसे हौसला देते हैं। तभी खान वहां पहुंचता है। वो काव्या को अपना परिचय देते हुए कहता है, मिसेज मित्तल, मैं फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर खान। मिस्टर आद्विक मित्तल कैसे हैं अब? काव्या कहती है, उनकी हालत में अब तक कोई सुधार नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। खान डॉक्टर प्रधान की ओर देखते हुए कहता है, जी आप कौन? डॉक्टर प्रधान अपना परिचय कराते हुए कहते हैं, मैं डॉक्टर प्रधान, इनका फैमिली फ्रेंड और डॉक्टर प्रधान खान से कहते हैं, ऑफिसर खान, क्या आप मेरे साथ आएंगे? मुझे आपसे 2 मिनट अकेले में कुछ बात करनी है। काव्या देखती है कि डॉक्टर प्रधान खान को अलग ले जाकर उन्हें कुछ बता रहे हैं। उनके साथ हॉस्पिटल के एक और सीनियर डॉक्टर मौजूद थे। उनके बीच आद्विक को मुंबई में शिफ्ट करने के बारे में बातचीत चल रही थी। काव्या कमरे के बाहर खड़ी डॉक्टर प्रधान का इंतजार कर रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा हो, लेकिन अपने गम में वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। बातचीत खत्म होने के बाद डॉक्टर प्रधान खान से हाथ मिलाकर काव्या की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रधान काव्या से कहते हैं, मैंने यहाँ के डॉक्टरों से बात कर ली है, हम आद्विक को मुंबई शिफ्ट कर रहे हैं, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। इतना बोलकर प्रधान वहाँ के डॉक्टर के साथ मिलकर फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लग जाते हैं। काव्या आद्विक के पास बैठी हुई थी। आद्विक अभी भी बेहोशी की हालत में था। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर प्रधान आद्विक को मुंबई के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। आद्विक की हालत अभी भी नाजुक थी, इसीलिए उसे आईसीयू में दाखिल करवाया गया था। उस हमले में आद्विक बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी गर्दन और कंधे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया था और कंधे से जुड़ने वाली वहां की हड्डी भी डिसलोकेट हो गई थी, जिस वजह से उसकी 2 बार सर्जरी कराई गई। काव्या पूरी श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना कर रही थी और इधर डॉक्टर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। काव्या की प्रार्थना और डॉक्टर के प्रयास सफल रहे। 2 दिन बाद आद्विक को होश आता है। आद्विक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसे काव्या दिखाई देती है। काव्या को अपने सामने देख उसे बड़ी राहत महसूस होती है। आद्विक के होश में आने से काव्या काफी खुश थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। आद्विक के होश में आने के बाद डॉक्टर आद्विक का फुल बॉडी चेकअप करते हैं। आद्विक वैसे तो ठीक था, लेकिन उसके बाएं कंधे के घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। आद्विक डॉक्टर प्रधान से पूछता है, अंकल मेरा बायां हाथ कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर प्रधान बताते हैं, तुम्हारा बाएं हाथ में अभी भी सीरियस इंजरीज हैं, इसलिए इसे ठीक होने में अभी कम से कम 3 हफ्ते तो लगेंगे ही। वैसे तुम अब काफी हद तक ठीक हो चुके हो। कल या फिर परसों तक मैं तुम्हें डिस्चार्ज दे दूंगा। अगले दिन आद्विक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। आद्विक काव्या के साथ अपने घर लौट आया। घर आकर वो खुश था, लेकिन एक बात आद्विक को परेशान किए जा रही थी कि वो अपनी शादी की सालगिरह उस तरीके से नहीं मना पाया जैसा वो चाहता था। आद्विक दुखी होकर काव्या से कहता है, सॉरी काव्या, मैं हमारी शादी की सालगिरह काफी यादगार तरीके से मनाना चाहता था, लेकिन जैसा चाहा वैसा हो नहीं पाया, सब कुछ बिगड़ गया। आद्विक को ऐसे मायूस होता देख काव्या उसे समझाते हुए कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आद्विक, हालात ही ऐसे बन गए थे। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी खुशी के लिए क्या क्या किया, इसलिए तुम्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। तुम इतने बड़े हादसे से सही सलामत बच गए, यही मेरे लिए काफी है। काव्या की बातों से आद्विक का मन भर आया। उसने काव्या को अपने गले से लगाकर कहा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ काव्या कि मुझे तुम्हारे जैसी समझदार पत्नी मिली है। दिन बीत रहे थे। आद्विक अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। काव्या आद्विक की पूरे तन मन धन से देखभाल कर रही थी। उसका खाना पीना, उसे वक्त पर दवाइयां देना, काव्या का पूरा ध्यान आद्विक की सेहत पर था। अब आद्विक पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। उसका बायां कंधा भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। घाव भर चुके थे और जख्मों के निशान भी मिट चुके थे। जहां डॉक्टर ने कहा था कि उसका कंधा ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, वहां एक ही हफ्ते में उसका कंधा बिल्कुल ठीक हो गया था। डॉक्टर प्रधान हैरान थे कि इतनी जल्दी आद्विक का कंधा ठीक कैसे हो सकता है। डॉक्टर प्रधान अचंभित होते हुए कहते हैं, विश्वास नहीं होता, तुम्हारे कंधे की स्कैन रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसे ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते लगने थे।
यहाँ तुम्हारा कंधा एक ही हफ्ते में पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, आद्विक कहता है। इसका पूरा श्रेय मेरी पत्नी काव्या को जाता है प्रधान अंकल। उसने दिन रात मेरी सेवा की है, मेरी हर जरूरतों का पूरा ख्याल रखा, इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाया। डॉक्टर प्रधान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना। मुझे एक और स्कैन करना है, तब तक आराम करो और काम करने की सोचना भी मत। काव्या कहती है, आप चिंता मत कीजिए अंकल, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर प्रधान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। इतना कहकर डॉक्टर प्रधान वहां से चले जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। आखिर क्यों आद्विकी उस भेड़िया मानव के शिकार से बच पाया है? आखिर क्यों उसके जख्म इतनी जल्दी ठीक हो गए? आखिर क्या राज छुपा है इसके पीछे? अगले भाग में देखते रहिएगा और समीक्षा देकर जरूर बताएं कहानी कैसी लग रही है। और आपसे गुजारिश है, साथ साथ कहानी शेयर भी करते रहिएगा। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए ताकि अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुनाता रहूं।